तो हर कंपोनेंट्स को ही अपने कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसे तुमको एक मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि सपोज 3 वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी। इसका मतलब जो यहाँ वाली साइड है वो हो गई है ए, ये वाली साइड हो गई है सी, और ये वाली साइड हो गई है बी, राइट। बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ये 1, इसको सपोज मैंने बोल दिया वेक्टर 1, और इसको सपोज हमने बोल दिया वेक्टर 2। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर 1 एंड 2 अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो? 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री। बेवकूफो, कितनी बार सर बताऊं? 120। बाहर वाला 120। हाँ तो हमेशा बाहर वाला एंगल ही तो होता है वेक्टर के बीच में एंगल, क्योंकि ये एरो यहाँ जा रहा है ना यार। वेक्टर के इतने लेक्चर हो गए, अभी तुम वेक्टर का एंगल नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो एंगल ये वाला है। कैसे निकालते हैं एंगल? पहले दोनों लाइंस को अपने इंटरसेक्ट करवाते हैं, और इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से उनका डाइवर्जन होना चाहिए। फाइन। यस सर। तो हमको, हाँ, तो हमको ये दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, अगर ये इसी सीक्वेंस में है तो हमको पता है कि जो समेशन जो आएगा वो इसका कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यस सर। यस सर। सम शुड बी 0। क्यों? अगर ऑल द वेक्टर्स आर इन द सेम साइकिल तो उन सब का समेशन अल्टीमेटली 0 बन जाएगा। अब अगर कोई वेक्टर का समेशन 0 है तो मतलब उसके कंपोनेंट्स भी 0 हैं। हाँ। उसका आई कैप जे कैप कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो मैं वेक्टर बनाता हूं। मैंने यहाँ पे अपने एक्सिस बना लिया, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको अपने वाई एक्सिस बोल दिया। जो पहला वेक्टर है मेरा, ये वाला वेक्टर, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया बस सीधा, ये वेक्टर यहाँ लगा दिया। तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सी। जो ये वाला वेक्टर है इसको मैंने बोला वेक्टर 1, इसको बोला वेक्टर 2। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2? 120। 120। मतलब 120 डिग्री पे मुझे एक वेक्टर बनाना है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए, स्मॉल ए। ए, ठीक है। ये लो, ये, ठीक है, ओके। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है तो यहाँ का एंगल कितना हो गया? बी। तो यहाँ का एंगल कितना हुआ? 180 पाई माइनस माइनस बी। बी। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, बताया था ना कल, हाँ। ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया? सर स्टार्टिंग से बताओ ना, आवाज कट रही है आपकी बीच बीच में। आवाज कट रही है? एक और बार वापस बता दो ना। ओके। ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी है। इस वेक्टर को मैंने यहां बना दिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड सी। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का एंगल कितना बन रहा है? पाई माइनस बी। तो मैंने क्या किया, यहां से पाई माइनस बी के ऊपर एक और वेक्टर बना दिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए, ठीक है। ये वाला एंगल अगर पाई माइनस बी है तो ये जो एंगल बच गया, छोटा सा एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा? हाँ, बी। बी, क्योंकि अपना कंप्लीट एंगल कितना हो गया? 180 होता है, ठीक है, ओके। अब इस वाले बात करते हैं। ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं है? नहीं, इक्विलैटरल नहीं है। अगर इक्विलैटरल होता तो ये कितना होता? 60 हो जाता। अगर इक्विलैटरल होता तो ये भी ए बी और सी ऐसे होते, बराबर होते ना। हाँ, तो देखो, मैंने पहले इक्विलैटरल समझ के किया था, सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। तो ये देखो, ये है सी, इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं? ए। तो ये जो वेक्टर है मेरा, इस वेक्टर को मैंने बोल दिया थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर कहाँ की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ ना, क्लॉकवाइज। और एंगल कितना बन रहा है? पाई माइनस ए। तो इस वेक्टर से और नीचे की तरफ आना है अब मुझे। तो अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो मैं यहाँ पे आ गया, ये लो। तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? बी। बी। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बन रहा है? सर पाई माइनस ए। यहाँ एंगल कितना बन गया? ये वाला ए। ये एंगल हो गया ए। अब इसको हटा देते हैं, ये चीजें क्यों फालतू में ये करना है, कचरा करना है।
और मुझे पता है कि इन ये दो वो वेक्टर हैं एक वन। कैसे आया हाँ सर, वो ए कैसे आएगा, जरा आप वापस रिपीट कर सकते हैं? अरे यार तुम एक बार में सुनो अच्छे से। ये एंगल कितना है, पाई माइनस ए है ना, क्योंकि ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ तो अब 180 का मतलब ये पाई होता है ना। अच्छा, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बच गया? पाई माइनस ए। मतलब ये एंगल कितना? पाई माइनस ए। तो ये एंगल कितना बच गया? ए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल तो 180 हो गया ना। हाँ सर। हाँ अब देखो, अब मुझे पता है कि इन तीनों वेक्टर का समेशन कितना है? 0 है। हाँ 0 है, इनके तो कंपोनेंट का समेशन भी 0 होना चाहिए। तो हाँ। कंपोनेंट करते हैं अब। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? सर वेक्टर का cos मैग्नीट्यूड है A ए, cos ए B, कंपोनेंट A cos ए B, कॉस बी। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? A sin A B, sin B, ए साइन बी। ये जो वेक्टर है, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? मैग्नीट्यूड B है cos बी, A, एंगल है बी कॉस ए। यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा? B sin A। B sin बी साइन ए। अब हमने क्या कहा था? अगर किसी वेक्टर का समेशन 0 है तो उसके एक्स कंपोनेंट भी 0 होने चाहिए और वाई Y कंपोनेंट भी। component भी 0। तो देखो वाई कंपोनेंट को 0 करते हैं, तो यहाँ पे क्या है वाई कंपोनेंट? ए सर साइन A बी। sin B और A B sin B और यहाँ B पे क्या sin है? A। बी साइन B ए। sin A। तो इनको 0 होना चाहिए। Yes sir। 2b0, तो हम लिखेंगे वाई कंपोनेंट शुड बी 0। और वाई कंपोनेंट कोई भी वेक्टर को 0 करने के लिए क्या कंडीशन होती है? जो मैग्नीट्यूड ऊपर है उतना ही मैग्नीट्यूड कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। नीचे तो बताओ ऊपर का मैग्नीट्यूड कितना है? A sin B, ए साइन बी। और हमारा यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है B नीचे का? sin A। बी साइन बी साइन ए। अब लिख सकते हो ना, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। ये जो बी है इसको नीचे ले गए, इसको यहाँ लेके आ गए। Yes sir। सर हम वापस रिपीट कर सकते हैं? आपने कंपोनेंट करने के बाद उसको 0 एक बार वापस समझा सकते हैं? यार अगर सारे वेक्टर एक साइकिल में है तो इनका समेशन कितना होना चाहिए? 0 0 0। होना चाहिए। अगर कोई हाँ। वेक्टर 0 है तो उसके एक्स वाई कंपोनेंट भी 0 होने चाहिए, हाँ दोनों। है ना? यस। तो ये क्या है उसका एक्स कंपोनेंट? उसका एक्स कंपोनेंट क्या है? सी। तो ये जो दोनों है, इन दोनों का जो समेशन किसके बराबर होना चाहिए? सी के बराबर होना चाहिए। सर कैसे? वो तो उस अरे साइड भाई, पे है ना। अरे तभी तो एक बॉक्स है, इसको एक आदमी यहाँ खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है। अगर इसका रिजल्टेंट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इसने इक्वल 100 है। न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसका फोर्स कितना आएगा? 100 तो न्यूटन। फिर वही तो कह रहा हूँ कि ये यहाँ की तरफ जा रहा है सी, ये यहाँ की तरफ जा रहे हैं दोनों, तो इन दोनों का समेशन इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा दोनों का होएगा, किसी एक हाँ का तो नहीं होगा? एक का क्यों होगा यार? अगर मान लो एक बॉक्स है, यहाँ पे तुमने लगाया 10 न्यूटन, यहाँ पे एक लगाया 6 न्यूटन, एक लगाया 4 न्यूटन, तो इन दोनों का समेशन इसके बराबर होना चाहिए ना। हाँ बराबर। फिर ओके, तो ये तो एक्स डायरेक्शन में हो गया। लेकिन अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कंपेयर करता हूं तो मेरे पास कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। अब मैंने इस डायरेक्शन में कंपेयर किया वाई डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ कितना आ रहा है? ए बोलो। साइन बी। ए साइन बी। ओए कहाँ गया? हाँ सर, ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर A sin B आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? B sin R, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल किए ना मैंने, और क्या किया? अच्छा तो आपने पहले वाले का लिखा नहीं, वो क्यों? आपने भाई X वाले मेरे का। पास, अरे भाई अगर इनको इक्वल करता, मेरे पास में कोई आउटपुट नहीं आ रहा ना। अच्छा मुझे तो इसको प्रूव करना था ना। अच्छा वो भी 0 होगा, होने दो, मैं क्या करूं? उसका 0 होगा तो होने दो। ओके। सर अगर इसे ठीक आई और है। जे के फॉर्म में लिखते सर, तो जो ए वेक्टर है उससे हाँ। लाइक जो ए कॉस बी है वो माइनस आई के माइनस सेक। आई कैप में। यस यस। तो अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तुम लिखोगे
सपोज इसको मैंने लिखा वेक्टर, इसको लिखा x वेक्टर, इसको मैंने लिखा y वेक्टर, इसको मैंने लिखा z वेक्टर। तो हमारे पास में x वेक्टर क्या बन जाएगा, c i कैप, y वेक्टर क्या बन जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो माइनस a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, और ये क्या बन जाएगा z वेक्टर माइनस b cos, अच्छा वो एंगल b है, cos a i कैप माइनस b sin a j कैप। अब इनका समेशन अपने जीरो कर दो, तो जब जीरो करोगे तो इन दोनों को भी तो अपने जीरो करोगे ना मिला के, तुम्हारे पास में इक्वेशन बन जाएगी ना ये। तो बात है वो नहीं है कि तुम, बात है कि हर क्वेश्चन को इक्वेशन से क्यों करना है जब तुम अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो। सर भाई नीचे वाला दिख नहीं रहा है। अरे नीचे वाला यही वेक्टर है यार, उसमें क्या है, तुमको देखने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है उसको। हाँ ठीक है सर। भाई मुझे सिंपल सा एक समझाओ मैथमेटिक्स, कॉमन सेंस। अगर इसको मैंने 5 न्यूटन यहाँ लगा रखा है, तो अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो 5 न्यूटन कहाँ की तरफ लगना चाहिए, लगना चाहिए, तभी तो 0 बनेगा। इसलिए क्लास में आने की जरूरत ही नहीं, ये तो सबको पता होता है। और वेक्टर आने की वो अपने रिक्वायरमेंट नहीं। सर हाँ जो वेक्टर ए है वो 120 डिग्रीज में क्यों बनाया आपने? 120 डिग्री कहाँ बनाया मैंने, 120 तो नहीं बनाया मैंने सर फिर आपने ये पहले एंगल 6 कितना, इक्विलैटरल। अरे पहले इक्विलैटरल बोला था ना, वो तो ये तो स्पेशल बना दिया। अब ए बी सी अगर इक्विलैटरल होता तो ये तीनों साइड बराबर होती ना। सर लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि वो इक्विलैटरल है, और हम लोग को नहीं उसको है, ग्राफ, नहीं है तो अरे तो इक्विलैटरल होता तो यहाँ पे 60 डिग्री बनाता ना मैंने यहाँ पे एंगल क्या लिखा है, बी, ये वाला बी, ये क्या है ए, ये क्या है सी। हाँ सर, लेकिन अगर आप उसमें एंगल्स नहीं दिए ट्रायंगल में, तो आपने उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते समय आपने कैसे पता लगा कि कौन सा कहाँ होगा? अबे ये एंगल तो बी है ना, ये तो मुझे पता ही है। हाँ सर। तो ये एंगल कितना बन गया इस वाला, ये एंगल कितना बचा, फिर ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, पाई माइनस बी होगा। लेकिन आपने ग्राफ में बनाते समय कैसे बनाया? अबे तो ऊपर ले गया ना, ये यहाँ तक आ गया मेरे पास में पाई माइनस बी, यहाँ पे एक वेक्टर मैंने बना दिया। अच्छा, अगर ये एंगल पाई माइनस बी है तो ये एंगल कितना बचेगा, बी बचेगा ना। और क्योंकि नीचे वाला कैसे बना? अबे नीचे वाला यहाँ से बना दिया, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ बाहर। हाँ, तो ये एंगल कितना हो गया, पाई माइनस ए। तो ये क्या है पाई माइनस ए, तो ये कितना बच गया ए। तो फिर मैंने और क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा, अभी तो बोलता हूँ कॉपी मत किया करो, डायग्राम अपने आप बनाओगे समझ में आएगा कौन सा वेक्टर कहाँ बनाया है। लेकिन कोई और बनाएगा तो थोड़ा अलग बनेगा ना। आपने ऐसा बनाया, कोई और थोड़ा अलग बना सकता है ना। क्यों, थोड़ा उधर, अबे ऐसा ही तो बनेगा, और कैसा बनेगा। मतलब अभी जो आपने जो ए मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है वो थोड़ा उधर इधर भी तो हो सकता है। हो सकता है, होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसका एंगल तो इतना ही बनेगा ना, ए ही तो बनेगा, और कितना बनाओगे एंगल को। अबे हमको नहीं पता ना इनकी वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं पता, वेरिएबल है ये तो जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, तो सर ऐसा है, मतलब एक क्वेश्चन है वो लेक्चर 3 के ट्यूटोरियल 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मतलब दिया नहीं। हाँ, तो उसमें एंगल नहीं दिया है, तो हम लोग उसमें दिया हुआ एंगल, उसमें क्या बोला हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है 120। फिर तो 120 हमको दिया हुआ है ना। हाँ, तो लेकिन वो अलोंग द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है,
तो हाँ, मतलब तो वो कंप्लीट ट्रायंगल नहीं बनाएगा ना, क्योंकि एक 1 है एक 2 है। नहीं, एक सेकेंड, कंप्लीट ट्राइंगल नहीं बनाएगा, लेकिन उस एंगल बता दिया ना 120 डिग्री होगा। सर वो एक बार करके दिखाया ना, वो अरे मैं तो करने रुक ना, अरे पहले एक क्वेश्चन कर लूं भाई मेरे। हाँ सर। पहले बताओ, इतना समझ में आया? हाँ सर। इसी चीज को उल्ट कर दो, तो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड उसको यहाँ बनाओ और बाकी दोनों साइड को यहाँ बनाओ, तो तुम्हारे पास में एक और आ जाएगा रिजल्ट, सी अपॉन साइन से। बस इसका ऑर्डर चेंज करना है, या यहां से स्टार्ट करो, इसको एक्स एक्सिस बोल दो, तो जो हमारा डायग्राम जो बनेगा वो फिर ऐसा बन जाएगा। ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर ए, इसको मैंने यहां बनाया, ये है वेक्टर ए। बताओ ए और बी के बीच में एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? हाँ, पाई माइनस सी। पाई माइनस सी। तो ये लो, ये एक वेक्टर बना दिया, तो ये एंगल अगर मेरा पाई माइनस सी है, तो ये एंगल कितना बचेगा? सी। सी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बी। अब इसकी बात कर, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना है? पाई माइनस बी। बी, तो पाई माइनस बी, ये लो, ये हो गया वो तुम्हारे बी बन पास में। जाएगा। तो ये पाई माइनस बी, ये एंगल कितना बन गया? बी। इसका मैग्नीट्यूड सी, देखो ना, इसका मैग्नीट्यूड सी है। अब इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा? बी, बी साइन सी। सी। इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा? सी सी साइन। साइन बी। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमको जीरो करना है। इनको जीरो कर दोगे तो क्या बन जाएगा? यस सर, बी साइन बी इज इक्वल टू सी तो साइन ये सी बन आ जाएगा जाता ना, है। बी साइन सी इक्वल टू सी साइन बी। तो क्या बनेगा? बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो दिस इज वैलिड फॉर एनी ट्राइंगल विच इज क्लोज, मतलब लेंथ ऑफ द साइड शुड रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, लिखो। तो हो गया। हाँ, अब जो हमारा क्वेश्चन जो उसमें दिया हुआ है, उसमें क्या है? सर आपने इससे कंक्लूड किया क्या कि अगर मैग्नीट्यूड कुछ है ए या बी या सी, तो उस अपन साइन यस हो जाएगा। उसको हमेशा फॉलो करेगा वो। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है जो उसमें दिया हुआ है बुकलेट में, वो ये है कि एक हमारे पास में इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसमें मुझे एंगल पता होते हैं, ये एंगल 60 होता है, ये एंगल 60, ये 60। उसने बोला है कि देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द साइड। यहां की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 1 न्यूटन। यहां की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना है? 2। अब देखो, ये जो साइड है, अगर इसको मैंने बोला है 1, तो ये जो साइड है ये कितनी बन जाएगी? 1 ही बनेगी ना। तो सर हम 2 न्यूटन को 1 + 1 लिख सकते हैं। यस, ये लो, ये तो ये जो वेक्टर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना भैया। आप कह सकते हो ना कि ये जो वेक्टर इसका लेंथ कितना है? 2, और जो ये वाला वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3, और हमको इसका निकालना है नेट। अच्छा, तो सर हम लोग जो पहला वेक्टर लेंगे उसके हेड से दूसरे का टेल लेंगे, फिर उससे उसके टेल से नहीं लेंगे तीसरे वाले का। लेकिन क्या उसमें एंगल तुम्हारा 180 बनेगा? उसने नहीं। स्पेसिफाई कर दिया, उसने स्पेसिफाई कर दिया ना कि 60 डिग्री पे ही बनाना। भाई वेक्टर को तो मैं हमेशा शिफ्ट कर सकता हूँ ना, इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ भी तो अपने रख सकता हूँ, उसमें क्या बुराई है? हाँ सर, मैंने वही किया, इसलिए मेरे को समझ नहीं रहा था क्या करना है। हाँ, तो अभी समझा रहा हूँ ना कैसे करना है। हाँ तो यही क्वेश्चन मैंने तुमको पहले भी करवाया था। पहले कैसे करवाया था? मैंने लिखा इसको लिखो 1 + 1, इसको लिखो 1 + 2, तो 1 1 1 तो कितना हो गया? 0 हो गया। हाँ फिर यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे 2 बचता है, उनके बीच में एंगल कितना है? 120, राइट। हाँ सर। अब हम इसका निकालेंगे दूसरा मेथड, क्योंकि हमने कंपोनेंट करना सीख लिया। ठीक है, अब हम करेंगे कंपोनेंट वाले मेथड से। तो हमने क्या किया, ये बना दिए, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो पहला वेक्टर है ये वाला, इसको मैंने बोल दिया पहला वेक्टर, ये यहां की तरफ जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसको मैंने बोल दिया वेक्टर ए।
तो जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? 1 न्यूटन रहेगा। 1 न्यूटन। 1। तो उसको मैंने क्या बोल दिया, आई कैप, यस यहाँ पे है ना एक, ठीक है ओके। जो ये वाला वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सर बी का मैग्नीट्यूड 2 रहेगा। 2। और उसका एंगल कितना बन रहा है ए के साथ में? 120। 120। तो 120 डिग्री पे बनाओ। तो ये मैंने बनाया 120 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड है 2। ये एंगल मेरा 120 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 सर। हो जाएगा ना? अब तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब इसमें आते हैं ये वाला वेक्टर। ये जो वेक्टर 3 है, इसका एंगल कितना बन रहा है 1 के साथ? 120 बट नीचे से, लेकिन कहाँ की Clockwise. तरफ? नीचे की तरफ ना। तो ये इस नीचे की तरफ आया और यहाँ की तरफ एक वेक्टर बना दिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3। 3 ये एंगल 120 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 60। 60। अब मुझे इन तीनों वेक्टर का समेशन निकालना है। तो चलो इनके कंपोनेंट करते हैं। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? सर 2 cos 60। 2 cos 60। 2 cos सर 1 हो 60। जाएगा मतलब वो। 1। इसका कितना आएगा? सर 3 cos 3 60। cos 60 and 3 3 by cos 3/2 सर। 60। तो कितना होता है? 3/2। 2। ठीक है ओके। इसका इधर क्या आएगा? 2 sin 60 2 sin 60। तो कितना बन जाएगा? √3। √3। √3। इसका कितना बन जाएगा? 3 3 √3/2। हाँ 3 √3/2। सही है। अब इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब मैंने लिखा वेक्टर बी। जो वेक्टर बी क्या बन जाएगा? उसका आई सर, कंपोनेंट कैसा आएगा? minus पॉजिटिव है? 1 माइनस। हाँ माइनस i कैप लेकिन जो Plus इसका ये वाला कंपोनेंट कैसा है? √3 j कैप प्लस प्लस √3 j कैप। √3 j कैप। फिर मैंने लिखा वेक्टर सी। सर क्या बन जाएगा वेक्टर? -3/2 i कैप माइनस 3/2 i कैप माइनस -3 √3/2 √3/2 j कैप। अब हमको क्या करना है? हमको करना है वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। तो बताओ वेक्टर a प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा? सर माइनस माइनस 3/2 1 i 1। कैप तो ये तो कैंसिल हो गया, बस ये बच गया। -3/2 i कैप। हाँ, और इसमें ये करोगे तो कितना बचेगा? -√3/2 j कैप। -√3/2 j कैप। तो ये आ गया ना, रिजल्टेंट आ गया हमारे पास में। यस सर। अब बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट? सर √7। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। अंडर यस सर। कितना आएगा? 9/4 9/4 प्लस उसका स्क्वायर कितना हो गया? 3/4 3/4 कितना हो गया? सर √7/2। अंडर रूट 3। तो कितना आ गया? √3। हाँ सर। हाँ, तो तुम्हारी कैलकुलेशन कहाँ जा रही थी? नहीं सर वो ठीक है? बस +1 कर दिया था ऊपर, अरे तो गलती से ऐसे कर दिया था। है ना? ठीक है, तो ये Yes, हमारे sir. पास से बन गया। अब बताओ कि इन सब का रिजल्टेंट आएगा कहाँ पे? अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ये x, ये y। बताओ सर थर्ड ये भी क्वाड्रेंट में आएगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, क्वाड्रेंट। ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? √3। √3। तो ये लो, ये बना दिया √3। सर तो अब उसका- क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया तो फिर वो कैसे लिखेंगे? अरे सब लिखेंगे, रुक जा, अभी सब लिखेंगे। ओके सर। ठीक है ओके। अभी मुझे एंगल निकालना है। तो बताओ जब तुमको कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप में लिखा होता है तो एंगल कैसे निकालते हैं? tan थीटा। सर tan थीटा इज इक्वल टू So y component by x component। x component। y by x, तो y कितना है मेरे पास में? सर √3 आ गया। √3 आता और है। ये कितना बन जाएगा? 3/2। 1/√3। नहीं आएगा ना? थीटा 60 1/√3। अरे वो 1/√3 थीटा आएगा ना 30 यार। हुआ। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, थीटा 30। 30। तो बस हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, रिजल्टेंट भी आ गया। यस सर। ठीक है, तो तुम कह दोगे ना कि जो तुम्हारा
रिजल्टेंट आया वो, ये जो वेक्टर है तुम्हारा वेक्टर 1, उसके साथ में कितना एंगल बना रहा है बताओ? सर 150 डिग्री नीचे बना रहा है, 150 डिग्री इन द Negative क्लॉकवाइज बना रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन। में। क्योंकि ये यहाँ पे था ना तुम्हारा ए वेक्टर, तो यहाँ पे था तुम्हारे पास में ए वेक्टर, उसके साथ में कितना एंगल बना रहा है? 150। ये या तो बोलोगे -150 ना, नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर तुम इसको ऊपर से बताओगे तो सर 210 भी बोल 210 सकते हैं ना। डिग्री यस, तो तुम बोल सकते हो 210, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे आराम आराम से, देखो हड़बड़ी नहीं करनी है, हमको एक एक एंगल को ध्यान से देखना है कि जो लाइन है वो कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। एक एक एंगल को उठाना है, यहाँ पे रखना है, पहले पूरा अपने डायग्राम बनाएंगे, फिर हम कंपोनेंट करेंगे ऐसे एरो बना के, फिर उसको ऐसे लिखेंगे अपने आई कैप जे कैप की फॉर्म में, फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हमारा एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, और फाइनली उसको रिप्रेजेंट भी करेंगे कि वो वेक्टर दिखने में कैसा दिखेगा और कहाँ आएगा। ठीक है, अब बताओ कंपोनेंट से क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डाउट? नहीं सर। सर सर हाँ? आपने और एक फॉर्मूला दिया था, a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा j कैप, तो उससे ये कर यही सकते हैं? यही तो है वो, यही है। बताओ ये जो वेक्टर है मेरा a, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, इसका एंगल कितना बन रहा है बताओ? 0 डिग्री ना, वहीं पे। फिर है वेक्टर b, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2, उसका एंगल कितना बन रहा है? 120। फिर है वेक्टर c, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3, एंगल कितना बन रहा है? -120। -120। तो बस सीधा इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो बस यहाँ पे आओगे सीधा, तुमको फिर अपने डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है फिर। सर हाँ? सर आपने जब वेक्टर और ये जो मतलब एंगल का आपने बोला था इससे कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है सर, कंपोनेंट फॉर्म में, तब मेरा वीडियो लैग हो गया था सर। सो आप कब फ्री होगे तो बोल सकते हैं क्या? मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब आपने ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड कॉमा जो एंगल के नहीं फॉर्म में, कोई नहीं, देखो अगर इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं, जैसा तुमको कंफर्टेबल लगे, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड, वो है। वो जो चीज उसमें एक प्रॉब्लम है, उसके अंदर तो एंगल होगा, कभी तुम्हारा 180 आएगा, कभी 210 आएगा, तो उसके लिए तुमको cos a प्लस b cos a माइनस b का फॉर्मूला आना चाहिए। ये मेथड तुम्हारा यूनिवर्सल है, इसमें तुम्हारे जो एंगल है वो हमेशा 0 से 90 के बीच में रहेंगे, तो उनकी वैल्यूज हमको पता होती है। ठीक है, तो उनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को हमेशा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेरा एक डाउट है, आपने मैग्नीट्यूड निकालने के बाद क्या किया रिजल्टेंट का? हाँ आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला ना, तो वो हाँ, हुआ, ये फिर लोग को वेक्टर जो रिजल्टेंट का एंगल है वो कैसे निकालेंगे? यार एंगल कैसे निकालते हैं? अगर तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है p वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, इसमें एंगल कैसे निकालते हैं? tan थीटा। tan थीटा हो गया y बाय x। रिवाइज नहीं किए ना नोट्स? रिवाइज नहीं किए ना नोट्स? सर पढ़ा था, मतलब y बाय कैसे x निकालते हैं tan? हाँ तो यही होता है y बाई एक्स, तो मैंने भी y बाई एक्स किया, ये मेरा y है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा x है, तो 1/√3 आया। अच्छा, आपने वो डायरेक्ट लगा दिया फॉर्मूला? तो और कैसे लगाऊं? y बाई एक्स तो कर दिया, वो इसमें और क्या करूं अलग से? तो हर चीज कॉपी नहीं करनी होगी भाई, पहले खुद सोचो, अपने हाथ से लिखो, यहाँ पे सिर्फ है कॉन्सेप्ट लिखो। अब तुम एक एक चीज को करोगे, भाई मैं तो एक चीज यहाँ लिखता हूँ, एक चीज यहाँ लिखता हूँ, फिर एक चीज यहाँ, फिर एक चीज वहां। ठीक है, चलो लिखो, इसको नोट डाउन करो। सर आप एक क्लास में सारे जो लेक्चर्स के क्वेश्चन है वो एक बार जल्दी से करवा देंगे क्या? अरे सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो तुम क्या करोगे फिर? नहीं सर, होमवर्क में तो आपने दिया हुआ है, बट आंसर्स या तो आप शेयर कर दीजिए ऐसे कुछ पीडीएफ या ऐसे सिर्फ आंसर्स जो है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं सर, तो चेक कैसे करेंगे आंसर क्वेश्चन करेक्टली किया? अरे तो उसको तो बोलते हैं कॉन्फिडेंस। यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि जो मेरा आंसर है वो एकदम सही है। अगर तुम कंसेप्चुअली सही हो, हमको क्वेश्चन को तुक्के मार के थोड़ी ना सही करना है।
ठीक है सर। है ना। अगर तुमको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो उसको अपने क्लास में पूछो कि सर इसके क्वेश्चन में मुझे डाउट है। ओके सर। सर एक डाउट था, हाँ, लेक्चर 5 IC 1 का जो फर्स्ट सवाल है ना, उसमें आंसर आ रहा है बट वो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। लेक्चर 5 IC 1 का हाँ फर्स्ट सर, सवाल। वही हाँ, इसका आंसर मेरे ख्याल से आता है √49 आता रूट है। 14 आता है। हाँ 14 आएगा। हाँ सही है। सर वो नहीं, मतलब ऑप्शन में नहीं ऑप्शन है। गलत है ना फिर? हाँ, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। ये हो गया भाई? यस सर। यस सर। हाँ तो लाओ मुझे एक और क्वेश्चन करके बताओ, अगर तुमको कंपोनेंट करने आ गया तो। सपोज अगर एक मास है, एक ऑब्जेक्ट का मास है m, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगता है? mg। लगता है ना mg, सबको पता है। यस सर। तो ये सपोज हमारे पास एक अपना वर्टिकल वॉल है, ये तो वॉल है, ठीक है। एक स्ट्रिंग से मैंने एक उसको बांधा हुआ था, बॉब को। ये तो बॉब है ना, इसका मास दिया हुआ है 2 kg। अब ये अपने आप तो यहाँ पे जाएगा नहीं उड़ के, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्यों जाएगा? क्योंकि हमने एक फोर्स लगा रखा था और फोर्स का मैग्नीट्यूड था 20√3 न्यूटन। तो हमको बताना है कि इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन होएगा और ये वाला एंगल कितना है, बताओ। सर ये क्या टेंशन बताना? नहीं सिखाया सर अभी। अबे स्ट्रिंग के अंदर कितना फोर्स होगा, स्ट्रिंग में तो कितना mg फोर्स रहेगा ना। भाई। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक यहाँ लग रहा है, हाँ। एक यहाँ लग रहा है T, और एक यहाँ पे क्या लग रहा है? mg। तो अब हो गया ना कि एक पॉइंट है उसके ऊपर कितने वेक्टर एक्ट कर रहे हैं? 3। एक T, एक ये। तो हमको एंगल निकालना है और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें और कुछ आने की जरूरत ही नहीं है, वेक्टर आना चाहिए बस। सर जी सिर्फ 10 वेक्टर। लेना है 9.8 लेंगे सर। नहीं, जी का वैल्यू 10, जी का वैल्यू हम हमेशा 10 ही लेंगे अनटिल अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि 9.8 लेना है। हाँ चलो बताओ आंसर बताओ। सर 60 डिग्री। और उसका वैल्यू कितना आएगा टेंशन का? सर 1 मिनट। सर 40 न्यूटन। 40 न्यूटन, यस। सर सही नहीं है? आ हाँ सही है। सही है। सर नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आ रहा है? सर कुछ समझ नहीं रहा। अबे यार एक बात बताओ, तुम मैंने खड़े हो, तुम्हारे दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों को अगर कोई खींच रहा है तो अगर दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो तुम मैंने कहाँ जाओगे? कहीं नहीं। तो मतलब उसका रिजल्टेंट कितना बन गया? 0। तो यहाँ भी वही है ना कि अगर ये पॉइंट स्टेशनरी है तो मतलब इसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। क्या लेकिन 0 कैसे हुआ? वो स्टेशनरी है, मैंने बोला हुआ है ना कि वो स्टेशनरी है। नहीं वो तो वापस मूव करके आपने उधर रखा, फोर्स लगा के नहीं फिर नहीं, मैं बस खींच के लेके आ गया बस, अब वो यहाँ पे रखा हुआ है, अब वो अच्छा। स्टेशनरी है।
बताओ भाई। सर मतलब किस 40 कैसे आएगा सर? हाँ थीटा 60 मेरे को आ रहा है, बट हाँ 40 फिर कैसे? अरे तो वो पुट करना t cos थीटा इज इक्वल टू यार 20 वो उसमें। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना तो सिखाया होगा 10th में। यस सर। भाई मैंने एक्सेस बना लिए दो, ये लो एक लाइन ये बना ली, एक लाइन ये बना ली। ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ का एंगल भी थीटा होगा ना? यस सर। क्या बोलते हैं इन वाले एंगल को? सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल आर सेम। तो ये टी है, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा ऊपर की तरफ? t cos थीटा। ये टी है, ये थीटा, टी कॉस थीटा। इधर कंपोनेंट क्या आएगा? t sin थीटा। फाइन। अब अगर मुझे इसको जीरो करना है तो ये जो चीज है इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, मतलब कि टी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20। जी मास कितना है? 2, और अपना ग्रेविटी कितना होता है? 10, और इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। तो टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू, हाँ भाई यस सर। प्रॉब्लम है कोई यहाँ tan पे? थीटा √3 आ जाएगा। हाँ भाई बताओ ना, किसी को भी कंपोनेंट करने में प्रॉब्लम? नहीं सर नहीं। है ना? नहीं तो सर। कंपोनेंट कैसे किया आपने? मतलब अरे कैसे पता चलेगा कहाँ से कंपोनेंट बनाना है? कहीं से भी बना भाई सकते हैं ना। अरे तो मुझे दो परपेंडिकुलर चाहिए ना डायरेक्शन, तो मैंने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, उसको वाई एक्सिस बोल दिया, तो हमारा काम हो गया। सर टेंशन जो है वो दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट है ना? यस। और भाई हर स्टेटमेंट को बोलने का तरीका है। तुमको अपना रिजल्टेंट निकालना है, उससे कर दो। मैं तो मतलब कि ऐसे अच्छा लगा मैं ऐसे करता हूँ। तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड्स हैं, तुमको जो मेथड अच्छा लगे। अब देखो तुम्हारे पास इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो हैं। अब क्या करो, पहले इन दोनों इक्वेशन को अपने डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 20 अपॉन 20 √3। तो क्या बन जाएगा? cot थीटा इक्वल टू 1/√3। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 60। और ये जो 60 है, 60 को यहाँ डाल दो, तो तुम्हारा टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। बताओ प्रॉब्लम कोई? नो सर। हाँ सर आप थोड़े और ऐसे सम्स दे सकते। अरे सम इनफाइनाइट है, तुम बताओ कि जो किया वो समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बताओ। सर लेकिन कैसे किया वो नहीं आ रहा ना। अबे कैसे किया, ये टेंशन था। इसका एक कंपोनेंट उधर किया, एक कंपोनेंट यहाँ किया। तो लेकिन कैसे पता चले कहाँ करना है कंपोनेंट? तो तभी तो एक ही दिन में थोड़ी आ जाएगा, तभी तो 2 साल तक पढ़ाई करेंगे, तभी तो आईआईटी का एग्जाम दोगे। तो एक ही दिन में थोड़ी समझ में आ जाएगा। जब ऐसे 50 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आएगा दिमाग में कि कंपोनेंट कहाँ करना होता है, कहाँ नहीं करना होता है। ठीक है, तो अभी तुम्हारे ग्रुप पे एक वो डाला ना, बुक डाला अमन सर ने। यस सर। तो वो जो बुक है उसको सॉल्व किया? कितने क्वेश्चन किए उसके? सब 20 ही हुए, अभी बैठे किए। हाँ करना है अरे अभी बैठ के। वो काम, ये हमारा हीरो कहाँ गया जो बोला था कि पता कैसे लगेगा कि कंपोनेंट कहाँ करने हैं? नाम क्या है तुम्हारा? जो क्वेश्चन इसमें तुम है बताओ, मॉड्यूल में नहीं हो रहे तो मैं क्या करूंगा सर? तुम इसी बताओ में कि वही तो बात है ना बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना। सर जो मॉड्यूल दिया ना वही करने में ये हो रहा है मेरे को। अरे मतलब तो वही नहीं कर पा रहा हूँ तो वो क्या करूंगा सर? नहीं, उसमें इजी क्वेश्चन है। अगर तुमको स्टार्ट करना है तो उससे स्टार्ट कर सकते हो, बुक से। कौन सी बुक से सर? वही मतलब एररलेस जो बुक है ना, जो आपने पीडीएफ एंड ग्रुप पे डाला है सर ने। ओके। तो उसमें इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करो, उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन करो। और यार इसके अंदर डिफिकल्ट क्या है मुझे बताओ? मेरे पास में ये दो फोर्स हैं, इनको जब बैलेंस करना है, मैं ठीक है एक कंपोनेंट यहाँ किया, एक कंपोनेंट यहाँ किया, इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, बस बात खत्म। मुश्किल क्या है इसमें बताओ?
देखो एक ही हमारा क्वेश्चन है, लेक्चर 3 का जो है ना ट्यूटोरियल, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो इसमें साइन रूल यूज कर सकते हैं ना? हाँ, इसमें साइन रूल ही यूज करेंगे से हम। करके फिर आता है रेशियो। हाँ, तो देखो इसमें बोला गया था कि देयर आर 3 वेक्टर्स, p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर। p वेक्टर और q वेक्टर के बीच में एंगल 120 है, q वेक्टर और जो r वेक्टर है उसके बीच में एंगल 150 है, तो इनके बीच में एंगल कितना बच गया? 90। और बोला है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर कितना है? 0। अपने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ऑल 3 वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सबका समेशन 0 होता है। 0 है। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ p रेज टू q रेज टू r, तो बताओ कैसे करोगे? तो इसको ट्रायंगल मान लेंगे, क्योंकि इसका समेशन 0 है तो फिर वो 0 हो जाएगा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई होता है, तो फिर p बाय sin p वो यस। हाँ सर, सीधा साइन रूल हो जाएगा। अगर 3 वेक्टर का समेशन 0 है तो मतलब कि वो तीनों वेक्टर क्या है? ट्रायंगल बना रहे हैं। यस सर, बना रहे हैं ना ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल बनाओ भाई। अभी हमको ट्रायंगल अपने दिख नहीं रहा है तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखो ये जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये इसको ऊपर लेके चले जाओ। ये लो, इस साइड को मैं यहाँ लेके आ गया। तो हम इधर क्यू को 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट नहीं कर सकते क्या? नहीं, कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो क्यू है इसका एक कंपोनेंट यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, उसके एक कंपोनेंट को इसके बराबर करेंगे, एक कंपोनेंट को इसके बराबर करेंगे। यस, हम इस क्वेश्चन को कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक इसका मतलब अनदर अपने एग्जांपल दे रहा हूं जो हमने किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, अपने ट्रायंगल वाला किया था, साइन रूल। तो अगर तुमको क्वेश्चन को साइन रूल से करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना, वो बता रहा हूं। तो ये जो साइड है इसको उठा के मैंने यहां रख दिया ऊपर, ये लो, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास में? r। ये एक यहां जा रहा है वेक्टर p, ये जा रहा है मेरे पास में वेक्टर p, और ये वेक्टर कहां जा रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। इसका एंगल कितना बन रहा है? 120। तो इस वेक्टर के साथ में कितना एंगल बन रहा है? ये एंगल कितना है? 120 है। 120। तो इसके अंदर वाला कितना बन गया? 60। ये एंगल कितना है? 90 है। वो ये एंगल कितना है? 30। और बताओ इनका सबका जो समेशन कितना है? 0। तो अब बताओ क्या बनेगा? p अपॉन sin p। इसके अच्छा सॉरी, sin 30। सामने एंगल कितना है? 30। फिर मैंने इसको q बोला ना, q अपॉन इसके सामने एंगल कौन सा है? बाय 90, sin 90। ये क्या है? r बाय sin एंगल 60। कितना है? sin 60। ये लो सर 2p = q = 2r by हाँ √3। हाँ हाँ हाँ, तो हमारा आ गया ना, रेशो आ गया ना। यस सर। तो हम अगर चाहते तो इसको कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं। हम बोलते हैं इसका इधर कंपोनेंट आएगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल कितना? 120। तो ये एंगल कितना बच गया? 60। तो यहाँ पे कितना आएगा? q sin 60। तो हम लिखते हैं कि q sin 60 शुड बी इक्वल टू r। ये है ना r, और इसका कंपोनेंट क्या आएगा? q cos 60, वो के बराबर होना चाहिए p। सर एक तो बार वो आपने जो साइन मेथड लगाया उसमें बस एक और बार वो बताओगे कि क्यू वेक्टर को कैसे बनाया आपने? क्यू वेक्टर, देखो क्यू एक ऐसा वेक्टर है जो कि p के साथ में कितना एंगल बना रहा है? 120। और कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है मेरे पास में वेक्टर p, ठीक है। सपोज ये यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से अपने एंटी क्लॉकवाइज के अंदर मैं कितना गया? 120 डिग्री, और मैंने एक वेक्टर बना दिया। ओके, ठीक है। तो अगर बाहर वाला एंगल 120 है तो अंदर वाला कितना बच जाएगा? 60 बच जाएगा। हाँ ओके सर, थैंक यू। है ना। सर आपने इसमें साइन रूल कैसे अप्लाई किया? वो साइन रूल एक बार वो समझाएंगे आप? साइन रूल क्या होता है? ये साइड और इसके सामने वाला एंगल, ये साइड इसके सामने वाला एंगल। अच्छा, साइड और इसके सामने वाला एंगल। अबे तो यार उस ट्रायंगल में हमने और क्या किया था?
इस एंगल को मैंने बोला था इसके सामने वाली साइड ए, इस एंगल को बी बोला था इसके सामने वाली साइड बी, इस एंगल को सी बोला था इसके सामने वाली साइड सी। अच्छा, तो सी बाय साइन सी इज इक्वल टू ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इधर। हाँ, थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाने के लिए हम ऐसे काम में लेते हैं नोटिफिकेशन कि ऊपर भी ए तो उसी का साइन, ऊपर भी तो उसी का साइन। ओके सर, फाइन। हाँ भाई बताओ। अब ये जो तुम्हारे कंपोनेंट्स वाले जो हैं इनके क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करो बहुत सारे रैंडमली। तुमको किसी अपने बुक की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप ही कर लो। जो क्वेश्चन तुमने जो थे ना लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के जो क्वेश्चन थे उसको तुमने उससे किया होगा, ट्रायंगल लॉ से किया था ना। ट्रायंगल लॉ। अब उन सारे क्वेश्चन को अब इससे करो, कंपोनेंट से करो। फाइन। तो सारे क्वेश्चन को अगर इससे करोगे तो तुम्हारे पास कंपोनेंट की अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ भाई। ओके सर। किसने बोला था कि भाई किसी ने कहा था ना कि सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के सारे क्वेश्चन जो हैं जो कि तुमने अब ट्रायंगल लॉ से किए हैं उन सबको। हाँ, क्या पूछ रहे हो? लेक्चर 4 कौन सा क्वेश्चन? लेक्चर 4 का किसी ने तो पूछा था। हाँ? तो उसके अंदर ये नहीं कौन सा? पहले नंबर बोलो। लेक्चर 4 का ट्यूटोरियल का या फिर अपने इन क्लास एग्जांपल का? ट्यूटोरियल। हाँ, उसका क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें क्या हुआ? उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए 0.2 i कैप प्लस 0.6 j कैप प्लस a k कैप, है ना? यस सर। तो बोला है कि ये जो वेक्टर है कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। तो बताओ वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? क्या होता है यूनिट वेक्टर? सर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इसका मैग्नीट्यूड कर दो 1। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? 0.2 का स्क्वायर 0.4 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 0.6 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लो। क्या हुआ इसमें? मैंने वो यूनिट वर्ड नहीं देखा था। हाँ, मैंने यूनिट वेक्टर नहीं देखा था। हाँ, यस यस यस। तो इसलिए अगर यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 कर देंगे। फाइन। चलो, मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बोला कि जब भी दो क्वांटिटीज का एडिशन करते हैं तो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, राइट? तो मैंने वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी को ही ऐड करते हो और वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हो, और जो आउटपुट आता है वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। So when you are adding or subtracting two vectors, both the vectors has to be same in physical quantity. लेकिन क्या है मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो सकता है? सर सेम होना जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी नहीं है। और जो आउटपुट आता है वो तो एकदम ही अलग होता है। जैसे यस भाई एक तुम्हारे पास है वेलोसिटी, एक तुम्हारे पास में है टाइम, और इसका मल्टीप्लाई करते हो तुम्हारे पास में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। ये एक अलग ही क्वांटिटी, ये एक अलग ही क्वांटिटी, ये एक अलग ही क्वांटिटी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फोर्स एक अलग ही क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग ही क्वांटिटी, और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वर्क कुछ और ही आ गया, राइट?
तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो थोड़ा सा कह दो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम द जो हमने एडिशन वाली चीजें की हुई है उसमें से। ठीक है, तो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन बनता है स्केलर इनटू स्केलर, राइट। फिर हमारे पास बन सकता है कि स्केलर इनटू वेक्टर, फिर हमारे पास वेक्टर इनटू वेक्टर, वेक्टर इनटू वेक्टर। बस और कोई कॉम्बिनेशन है? नो सर। नहीं सर। नहीं। अब देखो स्केलर इनटू स्केलर्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने। स्केलर का मतलब क्या होता है? नंबर। जब Yes. नंबर इनटू नंबर करते हो तो क्या आता है तुम्हारे पास में? सर नंबर आता है। नंबर स्केलर ही आता है ना, जैसे 5 इंटू 4 20। स्केलर इनटू वेक्टर, सर वेक्टर आएगा। ये हमने वेक्टर होगा। किया हुआ है, ये तुमको ध्यान हो, ये हमने किया था कि यस अगर एक वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर ए, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव नंबर से तो ये ऐसा बन जाता है। तो ये कितना बन यस गया? सर। 5a। मतलब 5 है। उसका जो मैग्नीट्यूड है उतने टाइम्स हो गया और जो डायरेक्शन सेम है। और अगर इसी को मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? ये तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। हाँ, जो मैग्नीट्यूड भी उतने टाइम्स हो जाएगा जो नंबर है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो कैसा आया? क्योंकि जो स्केलर इनटू वेक्टर है वो बेसिकली एडिशन है। जैसे 5a है, इसका मतलब क्या हुआ? a a a a a, मतलब उसको एडिशन करना है ना 5 बार। तो हमने ये भी किया हुआ है और ये भी किया हुआ है। हमारे पास में बच गया वेक्टर इनटू वेक्टर। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा वेक्टर इनटू वेक्टर पे, मतलब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आउटपुट है वो हमारे पास में या तो स्केलर हो सकता है या वेक्टर हो सकता है। बस उसके अलावा तो कोई है नहीं ना, पॉसिबिलिटी नहीं है कोई, क्योंकि सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो दो के अंदर अपने डिवाइड कर दिया है। तो हमने क्या किया कि when we multiply two vectors, the product, जो भी आउटपुट आता है ना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट कैन बी दो पार्ट, स्केलर और वेक्टर। जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा उसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है? दो है ना, या तो स्केलर होगा या ये होगा। तो ये फिर हमने बनाया, हमने बोला स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब मैंने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और मेरा आउटपुट आया वो कैसा आ गया? स्केलर आ गया। मतलब तो तुम बोलोगे कि सर जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, when we get scalar as a product of two vectors। ठीक है, तो इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे, जैसे हमने ये सिंबल बनाया ना, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, सर डॉट आ जाएगा। डॉट आ जाएगा। तो ये जो सिंबल है, तो वैसे इसके लिए हमने सिंबल ये बनाया है ना, रिप्रेजेंट। तो ये कहते हैं एक वेक्टर ए है, इसके बीच में डॉट बी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा? तुम बोलोगे इसका जो आउटपुट आएगा ना वो कैसा आएगा? स्केलर। और वैसे ही अगर मैं एक और डेफिनेशन बना दूं, वेक्टर प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या बन जाएगा? डेफिनेशन क्या बन जाएगा? सर प्रोडक्ट वेक्टर है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। when we get vector as a product
ऑफ टू वेक्टर्स। और इसको शो कैसे करते हैं? सर ऐसे, क्रॉस से। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A क्रॉस B, मतलब कि यहां जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास में वेक्टर कैसा है, होगा? वेक्टर। और इसको बोलते हैं अपने क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। जो इनके सिंबल है ना, और देखो यहाँ का सिंबल कैसा है? डॉट, तो हमने लगाया डॉट। यहाँ पे कैसा लगाया? क्रॉस। क्रॉस। अब मुझे बताओ, अगर कहीं भी हम ऐसा लिखते थे ना 3A, तो बताओ इनके सर बीच में सर कौन सा सिंबल? हाँ सर वो मेरा कनेक्शन कट हो गया था, तो आपने जब मल्टीप्लिकेशन लिखा उसके बाद पूरा गया, मतलब सर आप बता सकते हो एक बार? बेटा यार लिखा हुआ है ना, एक बार देखो ना। हाँ सर एक बार ब्रीफ में बता दीजिए ना सर। अबे दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में या तो स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। हाँ ठीक सर। है, तो जब दो का मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आता है तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। उसको ऐसे ओके रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर बीच में डॉट, तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में आउटपुट आता है वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B, ताकि उसका आउटपुट कैसा आए? वेक्टर। और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर है ना वेक्टर प्रोडक्ट। अब इनका ओके फिजिकल सेंस क्या है, मतलब कि है ना इन चीजों का फिजिकल एप्लीकेशन क्या है वो देख। कितना टाइम हो गया? हाँ भाई 5:36। 5:35। 5:35 ना, बाकी है ना टाइम? कब हाँ तक है? सर। यस सर। कब तक है? 5:45 तक है सर। हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि वर्क। नहीं पहले ये बताओ कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसके बीच में मैं कौन सा सिंबल आता है? इसके बीच में क्या आएगा? डॉट आएगा या फिर वो आएगा? डॉट डॉट। हाँ तो ये कुछ नहीं नॉर्मल आएगा, मल्टीप्लिकेशन। पता कुछ नहीं नॉर्मल आएगा, है, नहीं नॉर्मल। हाँ कुछ नहीं आएगा। ऐसे तुमने देखो, हमने ये लिखे ना 3i कैप प्लस 4j कैप, हम इनके बीच के अंदर कुछ भी नहीं लगाते थे। ठीक है, क्योंकि अगर तुम कुछ है लगा दोगे, अगर तुमने कहीं पे ये लगा रखा है डॉट, तो मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो स्केलर है ना एक तरफ, इसलिए तो इसके बीच में कोई सिंबल नहीं आता है। अब जैसे हमने एडिशन को अपने डिफाइन किया, एक एडिशन के लिए अपना ट्राइंगल आया था ना हमारे पास में, तो इसी टाइप से हमारे पास में ये स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, इसको भी हमने एक स्पेशल अन्य तरीके से वो किया, डिफाइन किया। ठीक है, तो जैसे एक बात बताओ मुझे, ये रखा हुआ है, इसके ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है। ठीक है, अगर मुझे इसको आगे लेके जाना है यहां की तरफ, तो जो हमारा मतलब mg फोर्स जो लग रहा है, क्या कोई उसका रोल आएगा कुछ? हाँ भाई नहीं आएगा सर। भाई mg फोर्स तो कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है ना, वर्टिकली। ठीक है, अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टली लेके जाना है तो ये लो, तो मुझे हॉरिजॉन्टल के अंदर फोर्स लगाना पड़ेगा। वर्टिकल वाले फोर्स का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब पार्टिकल जहां जा रहा है उसी लाइन के अलोंग मुझे कुछ चाहिए, उस लाइन के जो परपेंडिकुलर है वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमने स्केलर जो है प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A डॉट B। ठीक है, इसको हमने कैसे किया डिफाइन? इसको हमने डिफाइन किया है A B cos थीटा। अब यहां पे क्या है, हम लिखते हैं A इज magnitude of vector A, B is magnitude of vector B, theta is angle between vector A and vector B। तो देखो इसका फिजिकल सेंस क्या हुआ मैं बताता हूं।
सपोज ये हमारे पास में एक ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए, और ये है सपोज हमारे पास बी, इसका मैग्नीट्यूड बी, और ये मैंने कर दिया थीटा। तो अभी थोड़ी देर पहले तुमको क्या बताया था, कुछ ऐसी क्वांटिटीज काम में आ रही हैं जो कि अलोंग हैं, जो परपेंडिकुलर है वो हमारे किसी काम में है ना। तो बताओ ये जो फोर्स है, ये जो तुम्हारे पास वेक्टर बी है, इसका कंपोनेंट क्या आएगा इस लाइन के अलोंग, इसके ऊपर बताओ। ये जो वेक्टर बी है इसका कंपोनेंट अलोंग ए क्या आएगा, बी cos थीटा, बी कॉस कॉस cos थीटा, क्योंकि इसके साथ में एंगल बन रहा है ना। यस अच्छा हाँ हाँ तो अब देखो ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग पहले क्या था, ए, और अपनी इसी लाइन के अलोंग क्या आ गया, बी cos थीटा, बी कॉस थीटा। मतलब कि ये दोनों चीजें एक ही लाइन के अलोंग हैं, और जो यहाँ कंपोनेंट आता है वो कौन सा होता है, बी sin थीटा। साइन थीटा। और अभी मैंने बोला ना कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो हमें काम नहीं आ रहा है। नहीं, ये जो है प्रोडक्ट, ये वहां होता है, ये उन अपने फिजिकल क्वांटिटीज में होता है जहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, और जो अलोंग वाला कंपोनेंट है वो हमारे लिए यूजफुल होता है। तो इसको हम ये भी लिखते हैं कि ए डॉट बी जो होता है, इसको हम लिखते हैं कि ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। देखो ना, इस वेक्टर का इसके ऊपर कंपोनेंट आ गया ना। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और ये भी क्या है, नंबर है ना, मैग्नीट्यूड है ना, ये भी क्या है, नंबर। और ये क्या आएगा, नंबर आएगा ना, नंबर। हाँ, तो तीनों ही कैसे हैं, नंबर है। तो अगर तीन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आपकी आवाज सर आपकी आवाज कट रही है। फोन आ जाता है यार वो। हाँ अभी सर सही है। आपने यस सर आपने सर वेक्टर ए डॉट बी लिखा है इज इक्वल टू ए कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो वो उसका मतलब क्या हाँ। हुआ? भैया बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी। बी अलोंग ए। हाँ तो फिर मैंने वही तो लिखा है, कंपोनेंट ऑफ बी अच्छा अलोंग ए। आपने, ओके सर। ठीक है। और ये जो है प्रोडक्ट, ये हमारे बहुत काम में आता है, क्योंकि ये हमारे काम में आता है वर्क। जो होता है ना, वर्क हमारे पास में होता है फोर्स वेक्टर डॉट अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारे वो कंपोनेंट काम में आता है जो हमारा में अलोंग है। ठीक है। तो जैसे कि सपोज एक तुम्हारे पास में ये है, एक बॉक्स है, ठीक है, और इसका मास m, तुमने यहां की तरफ एक फोर्स लगाया, तुमने लगा दिया अपना 20 न्यूटन, और ये ब्लॉक यहां की तरफ स्लाइड कर रहा है, ये यहां तक आ गया, और यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। ये एंगल सपोज तुमको दिया हुआ है 37 डिग्री। फाइन, वर्क डन। बताओ क्या होगा वर्क डन। सर तो हम 40 लिखेंगे, into cos 37। तो हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 20, अपना डिस्प्लेसमेंट 2, और cos 37 कितना होता है, cos 37 cos 37 4/5। तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 4/5, तो कितना हो जाएगा 32 जूल होता है ना। यस सर। ओके, अब अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय mg फोर्स, तो वो कितना है mg फोर्स का, सर जीरो। जीरो, क्योंकि mg फोर्स कहाँ लगता है, नीचे लगता है ना, वर्टिकल, नीचे। या यहाँ पे लगता है mg फोर्स। तो और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 90। cos तो अगर 90 0
cos 90 कितना होता है? 0। ठीक है, तो हम इसको अपने कंटिन्यू करेंगे परसों एंड डॉट प्रोडक्ट को। तो अभी के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार के लिए बस सर भूल जाओ, बस इतना। यहां तक की चीजों को रिवाइज करना है, इनके बेसिस पर जो तुम हो सकता है वो ना करना, और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के सारे क्वेश्चंस को कंपोनेंट की हेल्प से सॉल्व करो फिर से। ठीक है? यस सर। चलो इनको लिखो ये सब कुछ। सर cos 37 और जो cos दूसरा वाला था